प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले के व्याख्यानों में हमने इकोलॉजिकल फैक्टर्स के रूप में एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर का अध्ययन किया है। आज के इस व्याख्यान में हम सॉइल यानी मृदा का अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर में हम सॉइल फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉइल या मृदा क्या है? मृदा भूप्रकृति का ऊपरी भाग है जिसमें पादप स्थापित रहते हैं। सॉइल इज द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट्स आर रूटेड। सॉइल का निर्माण मृदा के अपक्षय से बनने वाले खनिजों तथा जीवों के मृत शरीरों के डिकम्पोजिशन से बनने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल के मिलने से होता है। यानी कि सॉइल में मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल विद्यमान होता है। सॉइल एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल फैक्टर है तथा यह पादपों को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। सॉइल से रिलेटेड फैक्टर्स, इडफेक्ट फैक्टर्स मृदीय कारक कहलाते हैं। प्लांट्स सॉइल से वाटर, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। इसी के साथ साथ मृदा प्लांट्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है। वार्मिंग प्रथम इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सॉइल को एक इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर के रूप में पहचाना। सॉइल कंडीशन के आधार पर पादपों को कई समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे हैलोफाइट्स, लवणोद्भिद। ये ऐसे पादप हैं जो लवणीय मृदा में उगते हैं। ऑक्जिलोफाइट्स, अम्लोद्भिद। अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप ऑक्जिलोफाइट्स यानी अम्लोद्भिद कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के पादप है सामोफाइट्स, बालुकोद्भिद। सैंडी सॉइल पर उगने वाले पादप सामोफाइट्स कहलाते हैं। अगला प्रकार है केजमोफाइट्स, दरारोद्भिद। चट्टानों की दरारों पर उग जाने वाले पादपों को सामोफाइट्स कहा जाता है। अगला प्रकार है लिथोफाइट्स, सेलोद्भिद। ऐसे पादप जो चट्टानों पर आसानी से ग्रो कर जाते हैं लिथोफाइट्स कहलाते हैं। चिरसोफाइट्स व्यर्थ पड़ी हुई भूमि पर उगने वाले पादपों को चिरसोफाइट्स कहा जाता है। अगला है एरिमोफाइट्स, जो ड्राई सॉइल है, जो शुष्क मृदा है, उसमें उगने वाले पादप एरेमोफाइट्स कहलाते हैं। और अगला प्रकार है क्रायोफाइट्स या साइक्रोफाइट्स। ये ऐसे पादप है जो कम तापमान पर या ठंडी मृदा में आसानी से वृद्धि करते हैं। अब हम पढ़ते हैं पीडोलॉजी के बारे में। पीडोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है, सॉइल का अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी कहलाती है। द ब्रांच ऑफ द साइंस डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोलॉजी। आधुनिक वैज्ञानिक पीडोलॉजी को ईडेफोलॉजी भी कहते हैं। सॉइल एक लैटिन भाषा के शब्द
सोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऐसी भू सामग्री जिसमें पौधे उगते हैं। द अर्थ मटेरियल इन विच प्लांट्स आर ग्रोन। वासिलीविच डोकुचेव, ये एक रशियन साइंटिस्ट है। इन्हें फादर ऑफ पीडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इडियोफोलॉजिस्ट, मृदा वैज्ञानिक, ऐसे साइंटिस्ट जो मृदा के अध्ययन से संबंधित है इडियोफोलॉजिस्ट कहलाते हैं। साइंटिस्ट डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ सॉइल। अब हम अध्ययन करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, मृदा के निर्माण के बारे में। तो जो मृदा का निर्माण की क्रिया है वह एक काफ़ी जटिल क्रिया है और काफ़ी धीमी गति से होने वाली क्रिया है। 1 इंच मृदा के निर्माण में लगभग 500 से 1000 वर्ष तक लग जाते हैं। मृदा का जो निर्माण है उसकी संपूर्ण क्रिया को 2 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण होता है चट्टानों का टूटना, चट्टानों का विखंडन होना, अपक्षय होना, वैदरिंग और फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक्स। और सेकंड स्टेप है पीडोजेनेसिस, जिसे सॉइल डेवलपमेंट या मृदा जनन के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखते हैं वैदरिंग के बारे में, अपक्षय के बारे में। पेरेंटल रॉक्स के विखंडन की क्रिया को वैदरिंग कहा जाता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वैदरिंग। वैदरिंग की क्रिया से जो पेरेंटल रॉक्स है वो छोटे छोटे मिनरल पार्टिकल्स में टूट जाती है, जिन्हें रेगोलिथ कहा जाता है। वैदरिंग की क्रिया में कई सारे फैक्टर्स कार्य करते हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर है, केमिकल फैक्टर है और बायोटिक फैक्टर है। इन फैक्टर्स के आधार पर वैदरिंग को भी 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है फिजिकल वैदरिंग, भौतिक अपक्षय। दूसरा है केमिकल वैदरिंग, रासायनिक अपक्षय। और तीसरा है बायोलॉजिकल वैदरिंग, जैविक अपक्षय। पहला देखते हैं फिजिकल वैदरिंग। हमारी जो प्रकृति है इसके अंदर विभिन्न फिजिकल फैक्टर्स के कारण से जब चट्टानों की वैदरिंग होती है तो यह फिजिकल वैदरिंग कहलाती है। फिजिकल वैदरिंग भी फैक्टर्स के आधार पर अलग अलग प्रकार की है, जो इस प्रकार से हैं। पहला हीटिंग एंड कूलिंग। चट्टानों के गर्म होने और उसके बाद उसके ठंडा होने से पहले तो चट्टानों का प्रसार होगा, फिर चट्टानों का संकीर्णन होगा और इस क्रिया के फलस्वरूप चट्टानें चटक जाती है और छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अगला है वेटिंग एंड ड्राइंग। चट्टान के कुछ संघटक भीगने पर फूल जाते हैं और सूखने पर वो सिकुड़ जाते हैं। इस कारण से भी चट्टान की जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो विरूप हो जाती है और उसका क्षरण होने लग जाता है। अगला है फ्रीजिंग। जब टेम्परेचर काफ़ी कम चला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, तो चट्टानों की दरारों के अंदर जो भरा हुआ पानी है वह जम जाता है। और हम जानते हैं कि बर्फ़ का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वह जल के वॉल्यूम की अपेक्षा अधिक होता है। वॉल्यूम के बढ़ जाने के कारण चट्टानों पर दबाव पड़ता है और इसके कारण से चट्टानें टूट जाती है। अगला है ग्लेशिएशन, हिमनदन। ग्रीष्म ऋतु के दौरान अनेक ग्लेशियर्स पर्वतों से नीचे की ओर खिसकने लग जाते हैं। इसके बड़े आकार के कारण इसमें अत्यधिक
बल होता है। ये गतिशील जो ग्लेशियर्स है वो बड़ी बड़ी चट्टानों को अपने स्थान से नीचे की ओर लुढ़का देते हैं। लुढ़कती हुई जो चट्टानें हैं वो दूसरी चट्टानों से टकराती है और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। ये चट्टानें आपस में घर्षण के कारण भी महीन चूर्ण का निर्माण कर देती है। अगला प्रकार है सैंड ब्लास्ट, बालू वात्या। जब तेज़ गति से हवाएं चलती है तो उसके अंदर रेत वगैरह उड़ती है। वो चट्टानों से जब टकराती है तो उसके कारण से घर्षण होता है और इस घर्षण के कारण से भी चट्टानों की वैदरिंग होती है। यह मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। फिजिकल वैदरिंग के बाद में हम देखते हैं केमिकल वैदरिंग। तो ऐसी वैदरिंग की क्रिया जो केमिकल फैक्टर्स के कारण से होती है, केमिकल रिएक्शंस के कारण से होती है, केमिकल वैदरिंग या रासायनिक अपक्षय कहलाता है। रासायनिक जो अपक्षय हैं उसके लिए जल और वायु की आवश्यकता होती है। केमिकल वैदरिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रकार है विलयन या सॉल्यूशन। चट्टान के अंदर अनेक संघटक जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनके लवण, सल्फेट और क्लोराइड्स आदि जल में विलय हो जाते हैं। इनके जल में विलय हो जाने के कारण से चट्टान छिद्र में हो जाती है तथा उसमें क्षरण प्रारंभ हो जाता है। दूसरा प्रकार है हाइड्रेशन, जल योजन। हीमेटाइट जल अवशोषित करके लिमोनाइट में परिवर्तित हो जाता है और हम जानते हैं कि ये लिमोनाइट फूल करके चट्टान का क्षरण कर देती है। अगला है हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। जो जल है वो कुछ चट्टान संघटकों जैसे सिलिकेट ऑर्थोक्लेज को जल अपघटित कर देता है। इस क्रिया में ऑर्थोक्लेज केओलिनाइट में परिवर्तित हो जाता है तथा पोटेशियम व सिलिका विमुक्त हो जाती है। इसके फलस्वरूप चट्टानों का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। अगला है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन कुछ खनिजों के साथ जुड़कर उनके ऑक्साइड बना देती है। ये ऑक्साइड जल के साथ हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसके कारण से चट्टानों का वैदरिंग प्रारंभ हो जाता है। अगला केमिकल वैदरिंग है रिडक्शन के द्वारा, अपचयन के द्वारा। यह ऑक्सीकरण के विपरीत क्रिया है। इसमें ऑक्सीजन विमुक्त होती है तथा इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। फेरिक आयन के फेरस आयन में अपचयन से चट्टानों का वैदरिंग हो जाता है क्योंकि फेरस आयन फेरिक आयनों की तुलना में ज़्यादा सोल्यूबल है। अगला है कार्बोनीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनिक अम्ल लाइम स्टोन को विलय कर देती है। लाइम युक्त चट्टानें इस प्रकार क्षरित होने लग जाती है। तीसरा प्रकार है बायोलॉजिकल वैदरिंग। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण जब चट्टानों की वैदरिंग होती है तो यह बायोलॉजिकल वैदरिंग कहलाती है। लाइकेन है, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और उच्च वर्गीय पादपों की जो जड़ें हैं ये चट्टानों के वैदरिंग में सहायक होती है। लाइकेनों द्वारा कार्बोनिक एसिड का सिक्रेशन किया जाता है। इन अम्लों द्वारा चट्टानों की वैदरिंग और चट्टानों का कोरोजन किया जाता है। लाइकेनों की वृद्धि चट्टान पर कवक और जीवाणु आदि को वृद्धि करने के लिए भी सूटेबल स्थान प्रोवाइड करवाती है। ये जल को पर्याप्त समय तक रोककर जल अपघटन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। सूक्ष्म जीव लौह तथा मैग्नीज लवणों का अपचयन कर
उसकी विलेयता को बढ़ा देते हैं। चट्टान के संगठन में क्षति से उच्च पादपों की जड़ें आसानी से गहराई तक पहुंच जाती है तथा इन जड़ों के चट्टानों के अंदर प्रवेश करने के कारण एक मैकेनिकल प्रेशर उत्पन्न हो जाता है जो चट्टान को और ज़्यादा तोड़ देता है। इस प्रकार से जो चट्टानों की वेदरिंग है वो 3 प्रकार की हो गई: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। धन्यवाद।